हेलो। 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 ओके। ओके, टू स्टार्ट विथ, वन सेकंड प्लीज। आज का हमारा सेशन है वो है ऑप्शन इन गुड्स में। और आप सभी का स्वागत है आज के इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम। देखेंगे कमोडिटी डेरिवेटिव ओवरव्यू रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द इवोल्यूशन। ओके, सो इन 19 बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन का गठन हुआ था। और बाय 1910 टू 1930 में ऑयल सीड्स एंड रो जूट की ट्रेडिंग हुई। एफएमसी का गठन हुआ 1953 में। देन इन लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी चीजों पे बैन लगे एंड हटे। 2001 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग के लिए जो कमोडिटीज थी उनकी लिस्ट को एक्सटेंड किया। देन इन 2003 फ्यू नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। देन सेबी ने सितंबर 2015 से एज ए रेगुलेटर ज्वाइन किया। तो बेसिकली सितंबर 2015 से सेबी को इन कमोडिटी एक्सचेंजेस का रेगुलेटर बनाया गया। अभी बात करते हैं कि जो कमोडिटी एक्सचेंजेस इंडिया में उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो कि रेगुलेट करता है नेशनल एक्सचेंजेस लाइक एनसीडीएक्स, एनएसई एंड बीएसई। सो टोटल 91 commodities are permitted for trading market. अब बात करते हैं कि रेगुलेटर ने अब तक क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिए हैं स्टेप्स derivatives. So September 15 as a regulator. Then in June 17 सेबी ने ऑप्शन डेरिवेटिव सेगमेंट को भी परमिशन दी। सेबी ने परमिशन दी कैटेगरी थर्ड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है। देन सितंबर 17 परमिशन दी इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग है उनके इंटीग्रेशन को। बैंक सब्सिडीज को भी अलाउ किया गया टू पार्टिसिपेट इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अलाउ किया गया टू हेज देयर एक्सपोजर इन इंडियन मार्केट ऑन कमोडिटीज। देन इन मार्च 19 म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस को भी अलाउ किया गया टू पार्टिसिपेट इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। इन जून 19 कमोडिटी इंडाइसेस को भी अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए। ये कुछ लिस्टेड कमोडिटीज है जो कि अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए एनसीडीएक्स पे। तो अगर सेक्टर वाइज देखें तो सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, फाइबर्स, गुआर कॉम्प्लेक्स एंड ऑयल सीड्स। अब बात करते हैं कि जो कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है उनमें बेसिक क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, मतलब बेसिक क्या डिफरेंस रहता है उनमें। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो सेटलमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरीज में होता है, जबकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है उसमें ओनली कैश सेटल्ड होता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफरेंसेस डेरिवेटिव्स में, बट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो असेंग, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट है मेनली कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जो होल्डिंग कॉस्ट होती है नॉर्मली वो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। फिजिकल मार्केट जो होते हैं वो सीजनल होते हैं नेचर में, जबकि जो कैश मार्केट वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहता है। जो फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स को, वो डिमांड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। बात फैक्टर्स जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को इम्पैक्ट करते हैं वो ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस, परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी एंड टैक्सेशन स्ट्रक्चर। बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ऑप्शंस। सो ऑप्शंस बेसिकली एक राइट है। सो
जो ऑप्शन है वो राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फिक्स प्राइस ओनली बिफोर ए गिवन डेट। इन चीजों को हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। सो ये ऑप्शंस है, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, जैसे फ्यूचर्स का होता है। जो टाइम पीरियड होता है वो एक दिन से लेके कपल ऑफ ईयर्स तक हो सकता है। इसमें दो टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर राइट, जो कॉल ऑप्शन का बायर होगा उसको राइट मिलेगा बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन एसेट। जबकि पुट ऑप्शन में बायर को, क्योंकि ऑप्शंस है तो ऑप्शंस के बायर को हमेशा राइट मिलेगा बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो कॉल ऑप्शंस में जो ऑब्लिगेशन वो नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय, तो बाय करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता, में बायर को सेल करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता। सिमिलरली कॉल ऑप्शन में जो सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है टू सेल, में जो सेलर होता है उसको पास ऑब्लिगेशन होता है टू बाय द एसेट। इसकी बेसिक टर्म तो एक्सरसाइज क्या है कि ऑप्शंस का एक्सरसाइज क्या है। ओनर, जो ऑप्शंस का ओनर है, जो बायर है, वो उसका राइट अगर इन्वोक करता है तो वो एक एक्सरसाइज होगा। अगर एक लेमन टर्म्स में देखा जाए तो जो ऑप्शंस का बायर है, ऑप्शंस जो ओनर है जो कि बायर होगा वो बाय और सेल करता है अंडरलाइंग कमोडिटी एट द स्ट्राइक प्राइस, जिसपे स्ट्राइक प्राइस पे जिसपे ऑप्शन खरीदा था, एंड रिक्वायर्स द ऑप्शन सेलर टू टेक द अदर साइड ऑफ द पोजीशन। सो ऑप्शन का जो बायर होगा अगर वो बाय या सेल करता है एंड जो ऑप्शन का सेलर होगा वो अदर साइड ऑफ द ट्रेड लेता है, तो वो एक एक्सरसाइज होगा ऑप्शन का। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम एक कॉस्ट होता है जो कि ऑप्शंस को खरीदने के बाद दिया जाता है। जो बायर ऑप्शन हो, बायर खरीदता है ऑप्शन को, तो वो प्रीमियम वैल्यू देता है। जैसे कि नॉर्मली जो अपना अपना होता है इंश्योरेंस कॉस्ट में, तो हम उसके लिए प्रीमियम देते हैं ताकि हम जब परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट जाती हो तो हमें उससे बेनिफिट मिले, हमें परिस्थितियों के अनुसार नुकसान ना हो, वैल्यू देती है। सिमिलरली यहाँ ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के लिए प्रीमियम वैल्यू जो कि सेलर देता है, सेलर को ऑप्शन वैल्यू मिलती है, ऑप्शन सेलर को प्रोवाइड करता है। स्ट्राइक प्राइस जो एक प्राइस है जो कि विच इज एग्रीड बाय द एट विच एन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज, कि इस प्राइस पे ऑप्शन एक्सरसाइज किया, उसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। सो स्ट्राइक प्राइस एट विच द अंडरलाइन कैन बी बॉट। अगर बात करें पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस होता है एट प्राइस एट विच द अंडरलाइन कैन बी सोल्ड। जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसके को एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। तो इसमें तीन कैटेगरीज होती है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। राइटर होता है, होल्डर होता है। जो राइटर होता है वो है ऑप्शन का जो सेलर होता है उसको राइटर बोलते हैं, जो ऑप्शन का बायर होता है उसे होल्डर बोलते हैं। इसमें दो वैल्यू होती है ऑप्शन वैल्यू में। जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो बेसिकली कैलकुलेट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से। सो इंट्रिंसिक वैल्यू दर्शाता है कि हाउ मच इन द मनी इज इन द ऑप्शन, एंड जो टाइम वैल्यू है इज द चेंज दैट द ऑप्शन विल इंक्रीज इन वैल्यू बिफोर एक्सपायरी। जो चांस होता है कि ऑप्शन इन द मनी, टाइम वैल्यू की बात करें तो इट विल इंक्रीज इन वैल्यू बिफोर एक्सपायरी, उतना ज्यादा टाइम वैल्यू होगा ऑप्शन का। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। वन सेकेंड प्लीज। या सो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो ओनली जो इन द मनी ऑप्शंस होंगे उन्हीं पर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आउट ऑफ द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, स्ट्राइक प्राइस होती है। जबकि पुट ऑप्शन की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस माइनस पुट प्राइस वैल्यू के बराबर होती है। तो जैसे डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी। ठीक है।
अब बात करते हैं कि टाइम वैल्यू की। जो टाइम वैल्यू होती है वो निकाली जा सकती है बाय सब्ट्रैक्टिंग इंट्रिंसिक वैल्यू फ्रॉम द प्राइस ऑफ द ऑप्शन। जो ऑप्शन का प्रीमियम वैल्यू उससे अगर इंट्रिंसिक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे, तो वो बचा हुआ जो वैल्यू होगा वो टाइम वैल्यू होता है। सो अगर किसी भी ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो बेसिकली जो उसका एंटायर वर्थ होगा इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू। जो प्रीमियम वैल्यू होगी वो बेस्ड टाइम वैल्यू पे कैलकुलेटेड होगी एंटायरली। जितना ज्यादा टाइम का एक्सपायरेशन होगा उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन होगी। टाइम वैल्यू डिक्रीजेज ओवर द टाइम एंड दिस फिनोमेना जो होता है उसको टाइम डिके बोलते हैं। एक्सपायरी पे जाते हैं वो 0 हो जाती है। तो एट द मनी ऑप्शंस क्या होंगे? सो एन ऑप्शन हुज स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। जो ऑप्शंस मार्केट प्राइस के इक्वल होंगे उसको एट द मनी ऑप्शंस बोलेंगे। इन द मनी कॉल ऑप्शन की बात करें तो अगर जो स्ट्राइक प्राइस है इज अबव द मार्केट प्राइस, जो है वो से ऊपर है तो वो इन द मनी होगा। और पुट ऑप्शन अगर स्ट्राइक प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहता है तो वो इन द मनी होगा फॉर पुट ऑप्शन। अगर आउट ऑफ द मनी की बात करें तो फॉर कॉल ऑप्शन अगर जो करंट मार्केट प्राइस है वो अबोव, सॉरी, अगर करंट मार्केट प्राइस है वो बिलो द स्ट्राइक प्राइस है, अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे का मार्केट प्राइस है तो वो आउट ऑफ द मनी होंगे। एंड फॉर पुट ऑप्शन अगर मार्केट प्राइस अबोव द स्ट्राइक प्राइस है तो वो आउट ऑफ द मनी होंगे। तो एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। अगर करंट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 4100 है, सो कॉल ऑप्शन के लिए 4100 का स्ट्राइक प्राइस होगा वो एट द मनी होगा। उससे जो नीचे प्राइसेस होंगे वो इन द मनी, उससे ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइसेस आउट ऑफ द मनी। इसके विपरीत जो पुट ऑप्शन है वो एट द मनी होगा। 40 से ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस होंगे वो इन द मनी और नीचे वाले आउट ऑफ द मनी होंगे। ठीक है, ये सिमिलर चीज है जो हमने डिस्कस की है। अब बात करते हैं ऑप्शन इन गुड्स क्या है। तो एक फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एक मक्का है, मेज का फार्मर है, वो जुलाई में अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है। सो प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग कॉस्ट होता है वो 1100 पर क्विंटल लग रहा है। एंड जो फार्मर है उसको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए 650 पर क्विंटल। सो जो फाइनल प्राइस जो एक्सपेक्ट कर रहा है फार्मर वो 1750 पर क्विंटल है। अभी फार्मर्स के पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो अपना प्राइस लॉक कर सके 1750 पर क्विंटल। सो पहला ऑप्शन है कि फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरा ऑप्शन है कि फार्मर जो उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल कर सकता है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो डाउन साइड तो प्रोटेक्टेड है, बट अपसाइड उस अगर मार्केट उससे ऊपर जाता है तो उसको कोई लाभ लाभ नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है फार्मर कैन बाय पुट ऑप्शन। फार्मर कैन बाय पुट ऑप्शन इन जुलाई ऑफ अक्टूबर एक्सपायरी। जो अगर फार्मर ऑप्शन बाय करता है तो उसके पास राइट मिल जाता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल हिज क्रॉप। मतलब उसके पास राइट है बट उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्रॉप को सेल करने का। तो फार्मर के पास चॉइस है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नोट, तो उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब अगर अपसाइड है, मार्केट ऊपर जाता है तो उसके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट है, जबकि अगर डाउन साइड जाता है प्राइस 1750 है उससे नीचे जाता है तो वो प्रोटेक्ट, वो अपना जो क्रॉप है वो 1750 पे बेच सकता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि 2021 में मेज का जो अक्टूबर एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट उसका प्राइस चल रहा है 1750 पर क्विंटल।
buy one put option of 20th October expiry, the strike price of 1750 with premium value of 100 rupees. So 1750 पे उसने अपना पुट ऑप्शन बाई किया, जो कॉस्ट था वो मेज को ग्रो करने का, उगाने का, तो वो 1100 था प्लस 100 रुपीज का प्रीमियम पे किया, तो सो टोटल कॉस्ट जो है वो 1200 हो गया पर क्विंटल। अभी अगर डिफरेंट सिनेरियोज की बात करें कि अक्टूबर जुलाई में ये प्राइसेस थे, बट अगर अक्टूबर आते आते हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये 350 रुपए पर क्विंटल तक गिर जाते हैं, तो फाइनल प्राइसेस क्या रहते हैं 1400। तो इस केस में जो प्रॉफिट लॉस होगा विथ ऑप्शंस 550 होगा, राइट। अगर ऑप्शंस नहीं होते हैं तो उसके पास केवल जो 300 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने 1100 का उसका कॉस्ट है, अगर प्राइसेस 1400 है तो 300 का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर ऑप्शंस खरीदा होता है तो प्राइसेस नीचे जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने वो उसके पास राइट है, वो 1750 पे अपना क्रॉप बेच सकता है। सो 1750 माइनस 1200 550 का फॉर द केस ऑफ ऑप्शंस, अगर उसने ऑप्शंस बाय किया हुआ है तो अगर प्राइसेस 150 रुपए पर क्विंटल से गिर जाते हैं, फाइनल जो प्राइसेस हैं वो 1600 बच जाते हैं। तो सिमिलरली भी ऑप्शंस के केस में 550 का प्रॉफिट होगा, जबकि विदाउट ऑप्शन 500 का। अब बात करते हैं कि अगर प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं कि 150 पर क्विंटल जाते हैं, तो 1900 हो जाते हैं प्राइसेस अक्टूबर आते जाते हैं, तो ऑप्शन के साथ क्या होगा 700 का प्रॉफिट होगा, जबकि विदाउट ऑप्शन 800 का, क्योंकि उसका कॉस्ट नहीं लगा ऑप्शंस को बाय करने का। सिमिलर 1750 प्राइस ऊपर जाते हैं तो 2100 प्राइस हो जाता है, तो 900 रुपए के ऑप्शन के केस में प्रॉफिट होगा, जबकि 1000 रुपीज विदाउट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड फार्मर है वो प्रोटेक्टेड है, और वो ऊपर की साइड भी उसके पास राइट है एंड कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सेल करने का, तो ऊपर की साइड भी उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है, जबकि नीचे की साइड हमेशा प्रोटेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट उसको 550 का होगा ही, चाहे प्राइसेस कहीं भी जाए नीचे की साइड, और अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो वो भी अपना प्रॉफिट वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। अगर ऑप्शंस को अगर एक प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर जो मेज का प्रोसेसर है वो मेज को क्लीन करेगा, ये टेक्निकल फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। डीजर्मिनेटर के थ्रू ट्रेडिशनल मेल एंड शिफ्टर के थ्रू रोलर मेल और पैकेजिंग करेगा। ओके, सो के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपना बाई बाई कॉल ऑप्शन कर सकता है, जबकि जो फार्मर ने था उसने पुट ऑप्शन बाई किया था। तो क्या होता है कि वो राइट मिलता है बायर को हमेशा राइट में, बट कॉल ऑप्शन में है वो ऑब्लिगेशन नहीं है उसको बाय करने का, ऑप्शन में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता सेल करने का। तो अगर ये प्रोसेसर है तो प्रोसेसर कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है, तो उसके पास चॉइस रहेगी टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, सो नो नो ऑब्लिगेशन। अपसाइड वो प्रोटेक्टेड है, डाउन साइड अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अभी बात करते हैं कि जो ऑप्शंस के प्राइस है वो किन किन फैक्टर्स से कैलकुलेट किए जाते हैं, जो ऑप्शन का प्रीमियम वैल्यू होती है। सो फर्स्ट फैक्टर है वो फ्यूचर प्राइस या स्पॉट प्राइस जो भी अंडरलाइंग होता है। देन कौन सी स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन खरीद रहे हो या बेच रहे हो। देन उस कॉन्ट्रैक्ट की वॉलेटिलिटी क्या है, टाइम टू एक्सपायरी की आप जो ऑप्शन आप खरीद या बेच रहे हो उसको कितना टाइम है एक्सपायर होने में, एंड इंटरेस्ट रेट। तो ये 5 फैक्टर है जो कि डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन का जो प्रीमियम वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब देखते हैं कि जो पे ऑफ डायग्राम है ये, कि जैसे लॉन्ग कॉल है कि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आपका पे ऑफ ऐसे बनेगा, डाउन साइड प्रोटेक्टेड एंड अपसाइड अनलिमिटेड प्रोटेक्ट प्रॉफिट। सिमिलरली अगर शॉर्ट कॉल की बात करें तो प्रॉफिट है अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं, और डाउन साइड लॉस है।
लॉन्ग पुट ऑप्शन की बात करें तो आप अगर अगर प्राइस है, एक का स्ट्राइक प्राइस है और आपने लॉन्ग पुट किया है, आपने लॉन्ग पुट ऑफ है, तो आपका कॉस्ट रहेगा प्रीमियम वैल्यू और जाते हैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। पुट ऑफ पे ऑफ की कि आपने अगर पुट ऑप्शन सेल किया है, तो अगर मैं बात करूं कि आपने अगर ए ऑप्शन सेल किया है, तो जो आपने, क्योंकि आपने सेल किया तो आपको प्रीमियम वैल्यू मिलेगा, तो उसका नेट प्रॉफिट रहेगा आपको अगर प्राइसेस उससे ऊपर जाते हैं। हेलो हेलो। ओके। सो और डाउन साइड उसके पास रिस्क है शॉर्ट पुट के केस में। अब बात करते हैं सिंथेटिक कॉल ऑप्शन की, कि अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, पुट ऑप्शन बाय और साथ में आपने फ्यूचर जो अंडरलाइंग है उसको सेल किया है। वन सेकेंड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। सो अगर आपने साथी में जो अंडरलाइंग है फ्यूचर या स्टॉक है उसको अपना, हेलो, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। हाँ जी, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। मेरा आवाज स्लो मेरा आवाज स्लो आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ, क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ अभी क्लियर है आई थिंक। हाँ अभी क्लियर है। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो ये प्रोटेक्टिव पुट रहेगा। अब बात करते हैं कवर्ड पुट की। अगर आपने पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर सकते हैं क्या, अनुराग? हेलो यस हेलो। यस। हेलो। थोड़ा थोड़ा सा धीरे चलिए सर, समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। ओके ओके, ठीक है। तो कवर्ड पुट की बात करें तो आप शॉर्ट पुट, अगर आपने पुट ऑप्शन सेल किया है तो आपको स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आपको प्रीमियम वैल्यू मिलेगा पर रहेगा। बट साथ ही में आपने अगर उसका फ्यूचर या अंडरलाइन को शॉर्ट किया हुआ है, तो उसका जो नेट पे ऑफ बनेगा वो एक पुट बोलेंगे स्ट्रेटेजी को, जो कि एक कॉल होगा, क्योंकि कॉल, जो शॉर्ट कॉल होता है वो इस पे ऑफ का होता है। ठीक है। अब बेस कहते हैं कि ऑप्शन गुड्स एंड ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स, फ्यूचर्स पहले थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अभी ऑप्शन इन गुड्स है के लिए अवेलेबल। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता था कि गुड्स के लिए एक्सचेंजेस को अलाउ किया गया है कि वो यूरोपियन एंड अमेरिकन दोनों टाइप के अपना ऑप्शन है वो लॉन्च कर सकते हैं। बट करंटली अभी यूरोपियन टाइप की यूरोपियन स्टाइल क्या की होता ऑप्शंस। है? यूरोपियन अमेरिकन में फर्क है, क्या फर्क है? बेसिकली यूरोपियन तभी एक्सपायर हो सकते हैं जब उनकी एक्सपायरी डेट फिक्स रहती है, जैसे 20th ऑफ, हमारी जो एनसीडी एक्सपायर इनकी 20th ऑफ द मंथ है एक्सपायरी डेट, तो तभी एक्सपायर होते हैं। जबकि जो अमेरिकन स्टाइल के ऑप्शन है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी एक्सपायरी उससे पहले भी हो सकती है। अच्छा सर। अच्छा जी, क्या नाम है आपका सर, नाम क्या हुआ? या माय नेम हेलो। इज कानाराम। या कानाराम। हाँ, कनाराम, अच्छा। कानाराम या। कनाराम। सो पहले जो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स थे उनमें केवल यूरोपियन स्टाइल की जो ऑप्शंस है उन्हीं को परमिशन मिली हुई थी लॉन्च करने के लिए।
ऑप्शन इन गुड्स में एक्सचेंजेस को फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ एक्सपायरी डे है वो डिसाइड कर सकता है। ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स की तो वो उस केस में एक्सचेंज उन्हीं टाइम पीरियड है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छा लिक्विड रहता है, उसी टाइम पे के एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकते थे। एक्सरसाइज मैकेनिज्म है डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग। और जो ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स है तो उनमें एक्सपायरी पे कॉन्ट्रैक्ट है वो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। इन गुड्स में एक्सरसाइज पे आपका पोजीशन है वो फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट होगा, जो कि फाइनल सेटलमेंट पे सेटल होगा, मतलब जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस है उसमें सेटल होगा। जबकि ऑप्शन फ्यूचर्स में एक्सपायरी पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो अंडरलाइन फ्यूचर्स में डिवोल्व होता है, जबकि कोई डिलीवरी में। ऑप्शन इन गुड्स में ऑनलाइन फ्यूचर मतलब क्या होता है सर? ऑनलाइन फ्यूचर डेरिवेटिव्स। हाँ डेरिवेटिव्स, राइट, कि ऑप्शन इन फ्यूचर्स में जो अंडरलाइंग है वो फ्यूचर्स रहते थे, जबकि ऑप्शन इन गुड्स में स्पॉट प्राइस है, जो स्पॉट मार्केट है वो अंडरलाइंग है। दोबारा बोलिए सर, दोबारा बोलिए, और दोबारा ऑप्शन इन गुड्स दोबारा का दीजिए। अंडरलाइंग है वो स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट, अच्छा। हाँ, अच्छा, ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स का जो अंडरलाइंग है वो फ्यूचर्स मार्केट है, डेरिवेटिव्स। स्पॉट मार्केट। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। सो ऑप्शन ऑन गुड्स के लिए कमोडिटी में फ्यूचर्स लाइक आप किसी भी कमोडिटी गुड्स लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके फ्यूचर्स प्रेजेंट होने चाहिए एक्सचेंज। जबकि पहले की बात करें ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स, तो उन्हीं कमोडिटी पे आप ऑप्शंस लॉन्च कर सकते थे जिनका एडीटीवी लास्ट 12 मंथ में 200 से ऊपर रहा हो। अब बात कर लेते हैं सर कि आई वांट टू आस्क वन थिंग, इज बेनिफिट्स दिस क्या सेशन है बीइंग रिकॉर्डेड? ऑप्शन। हेलो, हेलो सर, सॉरी। आई वांट टू आस्क वन थिंग, इज दिस सेशन बीइंग रिकॉर्डेड? Is this हाँ, session being recorded? So as I want to see it again, suppose as I yeah, it's joined late. being recorded, yeah, yeah. Okay, so thank you. Thank you. सो बेसिक बेनिफिट्स की बात करते हैं तो जो इंडियन कमोडिटी मार्केट है विल विटनेस बोथ यूरोपियन एज वेल एज अमेरिकन ऑप्शंस, क्योंकि दोनों को परमिशन मिली है, बट करंटली अभी यूरोपियन ऑप्शंस के जो स्टाइल वाले ऑप्शंस है उन्हीं को लॉन्च किया गया। सो एंड जो सेकंड बेनिफिट है ये मेजर रोल अदा करेगा टू सिमुलेटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इनेबल फार्मर फ्रेंडली ऑप्शंस प्रोडक्ट। ये इंटीग्रेशन के लिए भी एक अच्छा स्टेप है, और स्टेप जो अपना स्पॉट मार्केट है विद डेरिवेटिव मार्केट, क्योंकि इसके जो अंडरलाइंग है वो स्पॉट मार्केट है, तो वो एक अच्छा वो है बेनिफिट इसका, क्योंकि ये अंडरलाइंग इसका स्पॉट है तो उसके साथ इंटीग्रेशन रहेगा। रेड्यूसेस द रिस्क ऑफ हेजर्स, क्योंकि जो बेस्ट जो इसका बेनिफिट है ऑप्शंस का वो हेजिंग टूल है, जो कि डेरिवेटिव्स में एक बेस्ट टूल द अंडरलाइंग एक्सपोजर। better flexibility to exchanges to introduce better to a large section of stakeholders and helps adding to overall market efficiency। इसमें नेटिंग का बेनिफिट भी है, प्लस साथ में आप फ्यूचर्स में शॉर्ट हो तो आपकी पोजीशन, सिमिलरली शॉर्ट कॉल प्लस लॉन्ग फ्यूचर्स में आपकी पोजीशन नेट हो सकती है, लॉन्ग पुट प्लस लॉन्ग क्या फ्यूचर्स, मतलब हुआ सर? शॉर्ट पुट मतलब क्या एंड हुआ सर? शॉर्ट मतलब फ्यूचर। क्या मतलब हुआ सर? नॉन कॉल प्लस शॉर्ट जैसे पोजीशन लॉन्ग कॉल मतलब है, क्या हुआ? हाँ जैसे लॉन्ग, तो बेसिकली आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, ठीक है, हाँ, हाँ तो उस केस में आप बायर हो, बेसिकली आप डिलीवरी लोगे, राइट। अच्छा सर। और शॉर्ट फ्यूचर्स में आपको तो आप फ्यूचर्स में शॉर्ट हो तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगा, तो आपकी पोजीशन नेट हो सकती है क्योंकि एक्सपायरी दोनों का सेम होगा। नेट मतलब क्या हुआ? मतलब आपको डिलीवरी लेनी या देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस इन गुड्स में तो आपको कंपलसरी डिलीवरी है, वो सेटलमेंट होता है कंपलसरी डिलीवरी में होता है। अच्छा, इन दो पोजीशन के साथ आपके, क्योंकि एक में आप अपना डिलीवरी दे रहे हो एक में ले रहे हो, तो इसमें नेट हो सकता है आपकी पोजीशन। डिलीवरी मींस बाइंग कमोडिटी फॉर लॉन्ग टर्म ना?
हेलो, हाँ मतलब डिलीवरी राइट मीन्स, राइट, फ्यूचर्स भी लॉन्ग टर्म, हेलो, हाँ जी, हाँ हेलो, फ्यूचर्स भी लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। हाँ तो मैं बोल रहा था बेसिकली ये डिलीवरी ऑप्शन मीन्स, है कि आप, हाँ, या आप पहले बोलिए। हाँ। मैं पूछ रहा था डिलीवरी मीन्स बाइंग द कमोडिटी और इन इक्विटी इन शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म ना। हेलो, डिलीवरी मीन्स बाइंग द या तो कमोडिटी फॉर लॉन्ग बेसिकली टर्म ना। नो, डिलीवरी आपको शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, जैसे इस मंथ की 20th ऑफ मार्च को भी डिलीवरी, 20th ऑफ मार्च का ऑप्शंस या फ्यूचर सेल या बाय किया हुआ, तो अच्छा जी, अच्छा अच्छा। आप सेलर हो, ऑप्शन देनी पड़ेगी, बायर हो तो लेनी पड़ेगी, बट ऑप्शन लॉन्ग कॉल, कॉल ऑप्शन बाय करता है वो, एक बायर ही बाय करता है कॉल ऑप्शन को, जबकि पुट ऑप्शन को बाय करता है वो सेलर करता है। जैसे पहले डिस्कस किया था कि फार्मर एक पुट ऑप्शन बाय करता है क्योंकि वो सेलर है एक्चुअल में। तो ये एनसीडीएक्स पे 3 कमोडिटीज पर ऑप्शन इन गुड्स लॉन्च किए थे 27th ऑफ जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स, मेज, आरएम सीड एंड व्हीट। दे आर कंसिडर्ड एज एग्री कमोडिटीज ना, एग्री कमोडिटीज। हाँ राइट, दे एग्री। आर, ओके सर। या इनके इनिशियल मार्जिन की बात करें तो बायर होता है, जो ऑप्शंस का बायर होता है वो प्रीमियम वैल्यू पे करता है, तो उसको कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता, बट सेलर की बात करें तो 10% फॉर द केस ऑफ मेज, फॉर आरएम सीड 8%, व्हीट 8%। देन सर थर्ड इफ आई सितंबर वांट, 2000। हाँ। हेलो, यस। इफ आई वांट टू डू ट्रेडिंग इन, एक बार सीट दोबारा धरी सर, एक बारी वापस धरी 3 मिनट। Suppose if I want to do trading in maize or wheat, so how much margin would I have to pay? Will you please explain? अगर आप बायर हो, Hello? आप फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, हाँ ऑप्शंस जी, की बात, ऑप्शन में सर। आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको केवल प्रीमियम वैल्यू देना पड़ेगा, जो कि एक अमाउंट होता है। हाउ मच, रफली हाउ मच? सर जैसे मैंने पहले बताया कि वो 5 फैक्टर, प्राइस क्या है, आप कितना टाइम अभी मतलब उस ऑप्शंस को टाइम है, उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि कमोडिटी टू कमोडिटी वाइज डिफर करता है, अच्छा, मतलब अगर हाई वॉलेटिलिटी है, और प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है। तो 5 फैक्टर से ऑप्शंस का प्रीमियम वैल्यू डिसाइड होता है। अब so अगर, which are those 5 factors? अगर Which are those 5 factors? या मैंने डिस्कस किए थे पहले, ये बताइए सर एक बारी। अंडरलाइन प्राइस का अच्छा, क्या चल रहा है, फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट, आप अच्छा, किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वोलेटिलिटी, volatility, टाइम टू time एक्सपायरी to expire एंड इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट। यस। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो 3rd of September से इन 4 कमोडिटीज में भी ऑप्शंस लॉन्च किए गए, चना, ग्वार गम, ग्वार सीड एंड सोयाबीन। तो सिमिलरली इनमें भी बायर को कोई प्रीमियम वैल्यू, जो इनिशियल मार्जिन है वो नहीं देना पड़ता, क्योंकि प्रीमियम वैल्यू को ही मार्जिन कंसिडर किया जाता है फॉर बायर। सेलर को 12%, फॉर द केस ऑफ ग्वार गम 12% ग्वार सीड के केस में, एंड सोयाबीन के लिए इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है। गाइडलाइंस है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सेबी एंड एक्सचेंजेस के जो सर्कुलर्स है उनको आपको हमेशा पढ़ना, आपको एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करना चाहिए, अपने सीसी कोड के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। आपको इंसिस्ट कर ब्रोकर को टू प्रोवाइड द बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट्स फॉर एवरी, इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट में सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, सच एज मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर एटसेट्रा। आप प्रोसेस कर सकते Art, हैं ट्रेड जेन्युइननेस थ्रू ट्रेड arbitration clause वेरिफिकेशन। क्या होता है सर? Sir, what is arbitration clause? Can you please explain? Arbitration सॉरी, clause. What do you mean by the term arbitration clause? Arbitration clause क्या होता है सर ये?
हेलो हेलो हेलो। ये सर, कुछ आर्बिट्रेशन बोल क्लॉज रहे क्या हैं होता आप? है सर? हाँ जी सर, हाँ जी। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है? हेलो। आर्बिट्रेशन क्लॉज। सॉरी सर, आर्बिट्रेशन। क्लॉज क्लॉज। ओके, आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन क्लॉज। क्लॉज। ओके। ओके, सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे ठीक है में। ठीक है। ओके। आप अपना जेन्युइननेस सेट करते हैं एक्सचेंज रजिस्टर अपनी वेबसाइट पे। आपको हमेशा कौन सी साइड से? मार्जिन वेबसाइट। जो ऑब्लिगेशन है वो पे करने चाहिए टाइमली। आपको इसका एसोसिएटेड है डब्बा ट्रेडिंग, जो कि एक एक्सचेंज के बाहर होता है, उससे बचना चाहिए। आपको जो ड्राफ्ट है वो ब्रोकर के नाम पे वो करने चाहिए, इश्यू करने चाहिए। पीरियोडिकल स्टेटमेंट अकाउंट्स के अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो अपने ब्रोकर को नोट करना चाहिए। फंडिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंटरमीडियरीज आर नॉट कवर्ड अंडर सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज। किन चीजों से बचना चाहिए? ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए, प्रिंट मीडिया या फिर किसी भी प्रकार के रूमर्स से बचना चाहिए। अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। किसी भी एडवाइजर या एक्सपर्ट्स की सलाह पे ट्रेड ना करें, खुद की स्टडी एंड एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करें। अभी आपके लिए कुछ सवाल है, अगर आप इनका आंसर दे पाए तो अच्छा। ये क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है, ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पता होनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर। तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज द रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया? सेबी। सेबी। या सेकंड क्वेश्चन, या करेक्ट, यू आर करेक्ट। एंड सिंस व्हिच ईयर सेबी हैज रेगुलेटेड द कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया? 2002। सॉरी? 992। 15। 992 2015 is the 992। correct answer. या क्या सेबी स्पॉट मार्केट है उसको भी? यस यस। नो सर, सेबी नो। करता है। स्पॉट मार्केट क्या होता है सर? बेसिकली स्पॉट मार्केट। बात करते हैं स्पॉट मार्केट जो अपना मंडीज है। अच्छा। या मंडीज। हाँ, बात करते हैं कि आर्बिट्राज क्या है, व्हाट इज आर्बिट्राज? सर बी। एंटरिंग इनटू परचेज ट्रांजैक्शन इन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट। नो सर, उसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि आप साइमल्टेनियसली एक साथ में आप एंटर करते हो टू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन इन टू और मोर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे बेसिक अगर बात करें तो आप अपना फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं, राइट? और आप स्पॉट मार्केट अच्छा। सकते हैं। कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, आपको प्रॉफिट मार्केट के बीच में, तो आप वहां पे पोजीशन ले सकते हैं, अच्छा सर। राइट? तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज? सो इट्स ऑब्वियस क्वेश्चन कि वेदर कंडीशंस पे भी कमोडिटीज, क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्शन वो अफेक्टेड होगा बाय वेदर कंडीशंस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उनसे भी इस पे फर्क पड़ेगा प्राइसेस पे। तो ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस है जो कि अफेक्ट करते हैं जो एग्री कमोडिटीज है उनके प्राइसेस को।
सो थैंक यू। अभी आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो। I want to हाँ do सर some बोलिए। course. I want to do some course certification as I want to enhance my knowledge. So which courses should I do? सॉरी सर। Hello. कोर्स I want to, yes, enhance my knowledge. या NISM इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेशन ले सकते हो, ट्रेनिंग्स एंड ऑल। Which one? Which one? Which certification? बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है Which? सर। अच्छा सर। आप Is it? इन चीजों की नॉलेज हाँ। आप कहीं पे भी ले सकते हैं। डेरिवेटिव से आपको हमारी एक्सचेंज की वेबसाइट से मिल जाएगी। NCDS से? आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट डेरिवेटिव्स आपको क्या डालना, तो आपको नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि हर जगह एक्सप्लेन्ड है चीजें, क्योंकि वेल जो कि मार्केट में काफी चर्चा में रहती है। आप अपना नंबर दे दीजिए, if I have doubt I contact you. Hello. या 1 सेकंड। Hello sir. अपना नंबर दीजिए तो if you don't have हाँ any problem. दीजिए आप। बताइए सर। बताइए सर। 98 हाँ जी सर। 29 जी। 83 हाँ जी। 3525। 3525। यस 9829 सर। आप अभी 833525। करंटली क्या कर रहे हो? सर मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ फिलहाल अभी। आई एम जस्ट हजलर इन दिस फील्ड। ओके, और आपने कैसे मतलब ये सेशन ज्वाइन कर पाए? आप किसके थ्रू, कहाँ से आपको लाइक आई वॉच ये अपने आप ही पता चला था, एनसीडीएस में अपने आप ही पता चला था। सॉरी नहीं, आपको लाइक आई मतलब कैसे सोशल मीडिया के थ्रू आपको लिंक मिला या फिर? सोशल मीडिया। ओके ओके ओके, ग्रेट। क्या नाम जी बताया सर आपने? नाम या नाम क्या कानाराम। बताया अपना? कानाराम। कानाराम कानाराम। या ठीक है। ओके सर। या लाइक ओके। आई एम डूइंग ट्रेडिंग इन दैट commodities and all. So which is good one for me? Which is certification यू should आर I apply डूइंग? for? That's what I'm asking. Trading in नो options, सर, sir. आई एम Which नॉट अवेयर which अबाउट certification should I? द सर्टिफिकेट्स, बट Okay. Thank you. या Thank you, सो sir. आप अगर किसी ब्रोकर हो तो वो आपको डिटेल में बता पाएगा कि आपको कौन कौन से चाहिए, बिल्कुल भी। But they miss that basically nowadays. Finance money probably. Hello. Hello. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. ओके Thank सर। you, sir. So where can I see the session again? Hello. Ram ji. इट्स रिकॉर्डेड, Hello. सो हम आपके साथ ये शेयर कर देंगे डिटेल्स। वेबसाइट पे भी इसको कहाँ अपलोड पर? किया कर दिया जाएगा। कहाँ पर? Where, sir? आप हमारा सेशन वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। बेसिकली ये एक रिपीटेटिव सेशंस है जो हम कंडक्ट करते हैं, तो बेसिकली इसका जो प्रायर जो ऐसे कुछ सेशन कंडक्ट हुए होंगे सिमिलर काइंड ऑफ, तो उसको अपलोड किया जाता है वेबसाइट पे। अच्छा सर। अच्छा सर। अच्छा। हाँ ओके। So I can see in the website now. यस यस यस, और आपके पास नंबर सही, अगर आप कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो। Okay. Okay. या ओके, थैंक यू।